हेलो गाइस, आज हम आगे फंक्शंस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन उठाया है इस बार, है ना। इस पे 5 क्वेश्चंस हैं। इन पांचों क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो टॉपिक है ये नंबर ऑफ फंक्शंस वाला है। आप देख सकते हो हर एक ऑप्शन में नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे हुए हैं। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना फंक्शंस के अंदर, वो आप सीख जाओगे। और ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक रहता है, मतलब ये मेंस में काफ़ी बार पूछा जाता है, जेई एडवांस में भी पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इसको हम एक बार अच्छे से कवर अप कर लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बिगिन करने से पहले बेसिक्स जान लेते हैं। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जितना बेसिक्स तुम्हें जानना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें आने चाहिए केसेस बनाने। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें तुम कह सकते हो लगभग सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। इनमें 2 रूल लगते हैं। केसेस बनाने के लिए 2 रूल चाहिए होते हैं आपको। एक आपका एडिशन रूल हो गया, ठीक है। एडिशन रूल अगर आपको पता है, और एक आपका मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। ये 2 रूल अगर आपको पता है तो आप केसेस बना सकते हो, नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट आउट कर सकते हो, कुछ भी। मतलब ये जनरल है, काफ़ी जनरल मेथड होता है ये, है ना। दूसरा आपका एक और ब्रांच निकल के आती है जो कि ऐसे होती है कि आपको परम्यूटेशन आनी चाहिए। परम्यूटेशन कैसे करते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मतलब इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन जब आप लगाते हो, ठीक है, जो आपका ये सी टाइप का होता है, MCN टाइप का, तो इसका मतलब बस ये होता है कि आपने थिंग्स में से एम थिंग्स में से एन को चूज कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक नंबर्स है। मेरे को कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 3 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं, या फिर तुम कह सकते हो चूज करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 9C3। तो क्या होगा, 9 थिंग्स में से 3 थिंग्स मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब परम्यूटेशन जो है वो कॉम्बिनेशन से एक स्टेप आगे है। मतलब इसमें तुम कॉम्बिनेशन मतलब चूज तो करते ही हो। पहला स्टेप इसका होता है कि तुमने चूज करा। दूसरा स्टेप इसमें जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो क्या चीज है, कि तुमने ये करा कि उनकी जो चूज हो रखे हैं, जो चूज एलिमेंट्स हो रखे हैं, उनकी अरेंजमेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया। मतलब मान लो मैंने ये 9P3 कर दिया इसी वाले केस के लिए, कि मतलब मैंने 3 चीजें सिलेक्ट करी, उन 3 नंबर्स के जो ऑर्डर होंगे उनको भी कर दिया। अब 9P3 जो है वो, क्योंकि कॉम्बिनेशन से बना है ना, चूज सबसे पहला स्टेप चूज करना होता है। तो तुम इससे भी बना सकते हो इसको। कैसे, 9C3 करा, चूज हो गए 3 एलिमेंट्स, उन 3 की परम्यूटेशन कर दी, मतलब 3 फैक्टोरियल। ये मतलब होता है कि आपने अरेंजमेंट्स देख ली। अगर आपके पास N एलिमेंट्स हैं, N थिंग्स हैं, और आपको उनका ऑर्डर देखना है, कितने डिफरेंट टाइप के उनके ऑर्डर बन सकते हैं, तो उनका सीधा आंसर होता है N फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे यूज़ करा है। तो ये चीज़ आपके पास वैलिड हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक्स था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। अब इस सवाल में तुम्हें फंक्शंस यूज़ करना है। एक तो देखो, फंक्शंस को जितना तुम्हें जानना है फंक्शंस के बारे में उतने ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। देखो, फंक्शंस का बेसिक इसमें लगना है, फंक्शन की डेफिनेशन जो इसमें यूज़ होगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपका ए सेट टू बी सेट जा रहा है फंक्शन, है ना, तो क्या हो जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट्स यूज होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स शुड बी यूज्ड, ठीक है, ए के। एंड ए का जो भी एक एलिमेंट होगा उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, एंड यूनिक इमेज इमेज को मैंने आपको रिलेट कराया था आउटपुट के साथ ना। तो इमेज का दूसरा नाम तुम कह सकते हो यूनिक आउटपुट। कि मतलब अगर मैंने ए में कोई एक एलिमेंट उठाया, जैसे मान लो 1 से सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए बी का। इनपुट अगर 1 डालूंगा तो एक ही एलिमेंट आएगा बी का, 2 नहीं आ सकते, ठीक है, वरना वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये तो होगी डेफिनेशन फंक्शन की। इमेज आपको पता लग गया, एक प्री इमेज वाला टर्म भी यूज हुआ है इसमें। प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज होता है कि आप कह सकते हो इनपुट, ठीक है।
अब आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं लगे, ये इमेज का उल्टा होता है, ठीक है। ये जो इमेज मैंने यहाँ पर बताया, ये चीज़ इसकी उल्टी होती है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही लेना है तो क्वेश्चन से ही ले लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें ना दो सेट गिवन है, यहाँ पे ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, एंड जो सारे क्वेश्चंस हैं उनमें ए टू बी ही जा रहा है फंक्शन। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, कितने बन सकते हैं जब हमारी जो मैपिंग है वो ए टू बी जा रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, सबने करा होगा कभी ना कभी, अगर नहीं करा है कोई बात नहीं, हम करते हैं। ए टू बी जाना है, ठीक है। तो देखो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर हम एक ए सेट बना लेते हैं। ए सेट कैसा है, कुछ ऐसा सा है। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये ए के एलिमेंट्स हैं। जो हमारे बी के एलिमेंट्स हैं उनको भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उनके एलिमेंट्स हैं 3 7 11 थे मेरे हिसाब से, हाँ 3 7 11, क्लियर है। तुम्हें नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल ले, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो डेफिनेशन देखो फंक्शंस की, मतलब तुम्हें करना क्या है, ऑल एलिमेंट्स यूज करने हैं, ए के सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट के थ्रू एक ही यूनिक आउटपुट आनी चाहिए। मतलब अगर मैंने 2 को 3 के साथ जोड़ लिया तो 2 को मैं 7 के साथ नहीं जोड़ सकता, 2 को मैं 11 के साथ नहीं जोड़ सकता, क्लियर है। वैसे ही तुम एक चीज सोचो कि यहां पर यूनिक आउटपुट तो है, यूनिक इनपुट नहीं बोला। इसका मतलब कि 4 भी 3 पे जा सकता है, अगर 2 3 पे जा रहा है 4 भी 3 पे जा सकता है, ये चीज अलाउड है, ओके। ये चीज जब आपने एक बार पता कर ली फंक्शंस के बारे में, तो हम तो बिल्कुल सीधा ही सोचेंगे। देखो सबसे पहले पहला एलिमेंट देखो 2, आपने 2 को क्या कहा कि 2 के पास ना 3 चॉइसेस हैं, 2 के पास 3 चॉइसेस है, या तो वो 3 पे चले जाएगा, या 7 पे चले जाएगा, या फिर 11 पे चले जाएगा। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस आ गई, 3, क्लियर है। देन हमने क्या कहा, 4 जो है ना उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि 4 तो 3 पे भी जा सकता है, क्योंकि 2 भी 3 पे जाया गया है, तो 4 भी 3 पे जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं। तो 4 के पास भी 3 चॉइसेस हैं, ठीक है, 4 के पास भी 3 चॉइसेस हैं। अब जो 4 की चॉइसेस आएंगी वो होंगी मल्टीप्लाई। क्यों क्यों होंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर लग गया मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई केस है, ठीक है, एक केस है, केस 1, उसके अंदर ही आप काउंटिंग कर रहे हो, एक ही केस चल रहा है कि आपने बस फंक्शंस ही बना रहे हो, आपके पास वैरायटी नहीं है केसेस की, अलग अलग केसेस आपने सेपरेट नहीं किए, तो एक केस के अंदर मल्टीप्लाई होता है जब दोनों चीजें जरूरी हों, एंड वाला केस हो, कि दोनों चीजें हों, ठीक है, एंड वाला केस हो। एंड वाला जब केस होता है तब हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं। अब देखो 2 और 4 का तो हो गया, वैसे ही 6 का होगा, वैसे ही 8 का होगा, वैसे ही 10 का होगा, वैसे ही 12 का होगा। तो आपके पास जो आंसर है वो बहुत सिंपल आ गया। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास कि इस मल्टीप्लाई में और 3 आ जाएंगे ना, लेकिन कितने 3 आएंगे, जितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं ए में, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6, क्लियर है। ये बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, क्लियर है। बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, चॉइसेस देख ली किसके रिलेटेड कैसे है, वैसे ही आंसर निकल गया। देखो सेकंड सवाल देखो, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे भी ए टू बी बात हो रही है, ठीक है। सच दैट द एलिमेंट 3 इन बी हैज़ एग्जैक्टली 2 प्री इमेजेस इन ए। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब बताता हूँ, प्री इमेज का। प्री इमेज का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है यूज, यहाँ पे इसको पहले इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे ये बात हो रही है, उन्होंने बोला 3 इन बी, जो ये 3 एलिमेंट है बी में, उसकी 2 प्री इमेज होनी चाहिए ए में। मतलब कि 3 कैसे कैसे आएगा उसके बारे में बात हो रही है, कि उसकी सिर्फ 2 ही इनपुट कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे मान लो 4 है और जैसे मान लो 8 है, कि अगर मैं 4 डालूंगा तो ही 3 आ सकता है, और 8 डालूंगा तो ही 3 आ सकता है। तो यहाँ पर रिवर्स बात हो रही है। मैंने तभी आपको बोला था इमेज यहाँ पे ए टू बी होगी, प्री इमेज उल्टी होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बात आ गई कि जो 3 है उसके बारे में स्पेशल केस बताया है कि जो 3 है ना वो तो सिर्फ किसी 2 से ही आ रहा होगा, ठीक है। और जो कोई 7 है वो किससे आ रहा होगा, वो इनमें से किसी में एक में आ रहा होगा ना। एंड जो 11 है, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तुम ये चीज कह सकते हो कि तुम्हें अब थोड़ा सा उल्टा सोचना है। तुमने ए टू बी सोचा था ना कि ए के एलिमेंट्स के रिलेटेड क्या चॉइसेस है अवेलेबल बी में। अब ये नहीं कर सकते, आपको उल्टा करना है, बी से ए की तरफ सोचना है। कैसे सोचेंगे? देखो 3 के बारे में तो बहुत सिंपल है कि 3 वाला जो है ना उसके लिए हम अगर बताएं तो 3 की सिर्फ 2 ही इमेजेस हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं चूज कर लूंगा एलिमेंट्स, चूज कर लूंगा, चूज। यहाँ पे परम्यूट नहीं करना, ध्यान रखना। परम्यूट करते वक्त आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करनी, यहाँ पे आपको पकड़ना है बस नंबर्स को। तो मैं चाहता हूँ ए के ए वाला जो सेट है उसमें से 2 एलिमेंट्स पकड़ लूँ, चूज कर लूँ। तो उनको कैसे करूंगा, यहाँ पे 6 चॉइसेस हैं, है ना, 6 थिंग्स हैं, 2 4 6 8 10 12, ये 6 थिंग्स है, इनमें से कोई 2 चूज करना है। तो कैसे करूंगा, 6, ये जो 3 वाला है इसके लिए केस क्या बन जाएगा, 3 वाले के लिए केस बन जाएगा कि भाई 6C2। क्लियर है कि मैंने 3 वाले केस में क्या कर दिया, ए में से कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है। अब वो 2 एलिमेंट्स की बात क्या है कि वो जो 2 एलिमेंट्स होंगे ना उनकी कंडीशन खत्म हो गई। कैसे? क्योंकि अगर मान लो 4 जा रहा है 3 पे, 4 अगर 3 पे जा रहा है, 8 अगर 3 पे जा रहा है, तो 8 7 पे तो नहीं जा सकता अब, क्योंकि ये तो बात हो जाएगी यूनिक आउटपुट ही नहीं है। तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही मेरे को ये पता लग गया कि अब जो 7 और 11 है ना, मान लो 7 और 11 के लिए जो चॉइसेस हैं वो अब थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी बात जो है वो डिफरेंट हो चुकी है। लेकिन अब तुम कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब जैसे ही तुमने ये चीज़ कर दी बाकी तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि सेम ही केस चल रहा है, एंड वाली कंडीशन है। तो देखो आप 4 और 8 को एलिमिनेट कर दो, 4 और 8 को दिमाग से निकाल दो कि ये फंक्शन में है, एलिमिनेट, बस दिमाग से हटा दो। 4 है ही नहीं भाई, 8 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, ठीक है। इनका पहले ही फिक्स हो रखा है मान लो। तो तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास आया कि भाई ये तो पहले वाला केस बन गया, जो तुमने पहला क्वेश्चन करा था 2 6 10 12, ये वालों के पास तो फिर यहाँ पे क्या चॉइसेस रहेगी, 2 चॉइसेस हर एक के पास। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, 2 के लिए 2, 6 के लिए 2, 10 के लिए 2 और 12 के लिए 2। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 4 और 8 यहाँ पे चूज कर लिए, देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चूज लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बस ये एग्जांपल लेके समझाने के लिए कहा था, 4 और 8 की जगह कोई और भी होगा तब भी यही केस बनेगा, ठीक है। तो नंबर आपके पास आ चुका है, ये आपके होंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, यही आपका आंसर है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखने का सीधा तरीका क्या होता है कि आपको 6 का फैक्टोरियल तब तक लिखना है जब तक ये 2 है, ठीक है। मतलब इसको देखना है, 6 है यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ 2 ही बार लिखोगे, 6 × 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय ये 2 का फैक्टोरियल कर देना यहाँ पे। तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। और यहाँ पे आपके पास आ गया इंटू में 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आप एक पावर काट सकते हो, तो आपके पास आ गया 30 × 8, आंसर आ गया 240। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 240 बन गया। अब आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, जो सेकंड क्वेश्चन से आपने सीखा ये कि अगर आपको एक एलिमेंट पे कंडीशन गिवन है तो उस पे अप्लाई कर दो वो कंडीशन, उसके केसेस निकाल लो, जैसे हमने कॉम्बिनेशन यूज करा यहाँ पे, एंड फिर उसको एक नॉर्मल सवाल बना दो, ठीक है। फंक्शंस कैलकुलेट करने वाला नॉर्मल सवाल बना दो, उन एलिमेंट्स को जो रिलेटेड हो रखे आपस में ऑलरेडी उनको हटा दो, बाकियों को सॉल्व कर लो, आंसर क्लियर है। तो हमारे पास आंसर 240 आया है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है ना, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। वैसे ही अगला क्वेश्चन देख लो, देखो ये कितना बेसिक है, मुश्किल लग रहा है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है। जो कंडीशन गिवन है उसको लगा दो, उसके केसेस देख लो, वो लगा के उसको हटा दो, नॉर्मल फंक्शन कैलकुलेट कर लो, क्लियर है। अब देखो जैसे थर्ड सवाल हो गया, थर्ड सवाल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज डज नॉट कंटेन द एलिमेंट 7 इज। रेंज क्या है भाई, फंक्शंस में हमने बात करनी चाहिए थी रेंज पे। देखो रेंज एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझनी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो इसको, बिल्कुल सिंपल है।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, है ना। ओके, तो देखो रेंज ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैपिंग बना देता हूँ कि 2 को मैंने 3 के साथ रिलेट कर लिया। अब 2 को मैंने 3 के साथ रिलेट कर दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स लेट से मैंने 3 के साथ ही रिलेट कर दिए, सारे 3 के साथ हैं, ठीक है, सारे 3 के साथ हैं, ठीक है, 10 भी 3 के साथ है, 12 भी 3 के साथ है। तो क्या हुआ, 3 मेरी आ गया रेंज में, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो आउटपुट सेट में है, जो मेरे इनपुट में जो एलिमेंट्स है मैं डालूंगा तो मेरे आउटपुट सेट में वो क्वांटिटी आ जाती है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरा 7 आ जाए तो नहीं आ सकता इस मैपिंग में, चाहे मैं कोई भी इनपुट दे दूं। तो इसको मैं कहूंगा कि 7 जो है वो बी सेट में है। बी सेट हमारा क्या है, ये ओवरऑल सेट जो है हमारा को डोमेन है। लेकिन जो 3 है हमारा, 3 वाला जो सेट मैं कहूंगा वो मेरा रेंज है। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट में लेकर आ सकता हूं फॉर सम वैल्यू इन द इनपुट। कोई इनपुट डालूंगा तो मेरे को 3 मिल जाएगा, मुझे ये चीज पता है क्योंकि वो रेंज है, ठीक है। रेंज हम उसी चीज को कहते हैं। 3 मेरे को भरोसा है कोई ना कोई इनपुट पे आ रहा होगा, लेकिन 7 पे नहीं आ रहा है, तो वो मेरा रेंज में नहीं है, कोडोमेन में है पर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, बिल्कुल बेसिक रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ये चीज़ पता लगी, अब आपको सवाल फिर से पढ़ना है क्योंकि सवाल मैं भूल गया सवाल क्या था, हाँ, 7 कंटेन नहीं करना चाहिए, ठीक है, 7 रेंज में नहीं आएगा। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी मैपिंग हो जाए, कैसी भी मैपिंग कर लो आप, 7 पे नहीं आना चाहिए आउटपुट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, जब आपको पता है कि 7 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको मारो गोली, इसको साइड करो, साइड करो, क्यों करना है इसको, क्या देखना है इसमें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो 2 है उसके पास अब सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, वैसे ही 4 के पास भी 2 चॉइसेस हैं, बस 7 नहीं आना चाहिए, बस वो चीज़ देखनी है। आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए 2 2 चॉइसेस हो गई, तो ठीक है, आपके पास अब क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 जो कि आ जाएगा 2 की पावर 6। मतलब हर एक एलिमेंट जो ए में था उसके लिए 2 आउटपुट, मतलब आप चूज कर सकते हो 2 में से, क्योंकि 7 तो आना नहीं चाहिए रेंज में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। अगर जिनको रेंज का थोड़ा सा भी मतलब पता है, ये डायरेक्ट सवाल था, है ना। तो आंसर आपका 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 2 की पावर 6। लेट्स से अगला सवाल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फंक्शंस सच दैट एलिमेंट 3 of B has 2, 7 of B has 3, 11 of B has 1, pre-image in B is, pre-image in B, यहाँ पे B नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे आई थिंक एरर है, B नहीं आना चाहिए, A आना चाहिए ना, प्री इमेज तो A में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे A आना है, सॉरी करेक्शन कर लेना, तो यहाँ पे A आना है। तो क्या कह रहा है भाई इस बार ये कह रहा है कि भाई ऐसा देखो यार, तुम सेट्स बना रहे हो, 3 जो है ना उसकी प्री इमेज कितनी होंगी, मतलब उसकी इनपुट की कितनी कितनी इनपुट से वो आ सकता है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड कर रखी है यहाँ पर तीनों की। 3 का क्या कहा हुआ है, 3 का कहा है कि उसकी 2 प्री इमेज है, 7 के 3 ही प्री इमेज है और 11 का 1 प्री इमेज है। तो सारे कंटेन कर दिए ए के एलिमेंट्स, वो अच्छी बात है क्योंकि वरना तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 3 की 2 प्री इमेज है, लेट से मैंने यहाँ पे ऐसे कह दिया, ये देखो भाई 2 प्री इमेज बन गई। वैसे ही 7 की 3 है, लेट से ये बना दी भाई, ये लो बना दी, ये लो बना दी। फिर 11 की 1 प्री इमेज है, ओके। अब आपको इसको काउंट करना है, कैसे करोगे, बहुत 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 सिंपल है, कॉम्बिनेशन चूज करो भाई, बिल्कुल चूज करो। 3 को पकड़ा, 3 को पकड़ा, 3 को पकड़ा, बोला भाई इसकी तो 2 प्री इमेज होनी चाहिए, ए में से चूज कर लो भाई। ए में से तुमने चूज करा, तुमने कहा कि भाई 6 में से 2 मेरे को चूज करवा दो ताकि मैं 3 की 2 प्री इमेजेस हो जाए, ठीक है। 3 हैज 2 प्री इमेज, ठीक है, तुमने बोला ये ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि तो भाई एक ही केस है। अब तुमने 2 एलिमेंट उठा लिया, मान लो 4 उठाया 8 उठाया, ये ऑलरेडी यूज्ड अप हो गए, ठीक है।
तो ये 7 में इस्तेमाल नहीं हो सकते, 11 में इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिक आउटपुट होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या पता लगा भाई, जो 7 है उसके पास कितने थिंग्स रह गए, 4। 4 थिंग्स, उसमें से उसको चूज कितने करने हैं, 3। क्यों? क्योंकि उसकी 3 प्री इमेज है। 7 की 3 प्री इमेज है, तो मान लो कोई भी हो गई, जैसे मान लो ये 2 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। अब तुम बोलोगे 11 वाला भी केस होगा। नहीं यार, उसको क्यों कर रहे हो, उसको 1 लिख दो। क्योंकि यार जो बच गया वो तो 11 के पास आ जाएगा। जो बच गया एलिमेंट वो तो 11 के पास आ जाएगा। 11 के पास कोई केस, कोई चॉइस बची नहीं है बेचारे के पास। जो बच गया 3 और 7 के बाद, वो बेचारे 11 को लेना पड़ेगा। तो ये आपका सिंपल आंसर हो गया, बहुत बेसिक से। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाया है ये सब कुछ। तो देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी 4 इंटू, यहाँ पे आप इसको सीधा 4C1 भी लिख सकते हो ना। ये चीज़ क्या है, 4C1 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, 1। तो यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे आ गया 2, ये 1 है, ध्यान रखना 2 नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 इंटू 2, 60 आ गया ना। तो आपका आंसर 60 हो गया। 60 है ना, ऑप्शंस में है भाई। ठीक है, ओके। तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है, ज़्यादा नहीं मतलब डेप्थ में जाना कैसे बन रहे हैं। बिल्कुल बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक लगाना है, कैसे केसेस हो सकते हैं, बस। अब लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं, बहुत सिंपल है ये लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, F2 इक्वल टू 7। क्या चीज़ है भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 2 को तुमने इनपुट डाला तो 7 आना चाहिए, ये चीज़ फिक्स्ड है। तो तुम्हें पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि जो तुम्हारा फंक्शन है उसकी शक्ल कैसी होगी, थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ताकि हम फिर से बना सकें केसेस। तो देखो, उन्होंने बोला भाई जो 2 है ना, उसको 7 से मैप कर दो, बाकी सबको जो मर्जी कर देना, जितने मर्जी फंक्शन आ रहे बता दो। ठीक है, F2 इक्वल टू 7 है, ये चीज़ फिक्स्ड है। अब मैंने पहले ही बताया था, जो चीज़ फिक्स्ड होगी उसकी तरफ देखो मत। क्यों देखना है? तो इससे ये पता लगा कि जो 4 है उसके पास 3 चॉइसेस हैं। अब तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है, देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सिर्फ यही बोला है कि F2 इक्वल टू 7 है, तुम्हें ये नहीं बोला कि F2 इक्वल टू 7 एक लौता केस है कि जिससे 7 आएगा। ठीक है, 7 की सिर्फ एक प्री इमेज है 2, ये नहीं बोला है। तुम्हें ये बोला है F2 अगर तुम डालो, F में 2 डालोगे तो तुम्हें 7 मिलेगा, ये बोला है। तो 4 से भी तो 7 आ सकता है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वैलिड है यार फंक्शंस की डेफिनेशन में। ठीक है, तो 4 के पास 3 चॉइसेस आएंगी, वैसे ही 6 के पास भी 3 चॉइसेस आएंगी, 8 के पास भी आएंगी, 10 के पास भी आएगी, 12 के पास भी आएगी। तो आपको ये पता लगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही आंसर होगा इसका। बस इसमें ये बात है कि 3 की पावर 6 की जगह 3 की पावर 5 आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि बस सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये बेसिक मतलब क्या है इसका, कि 3 इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, ये 4 के लिए हो गया, 4 वाला जो आपका एलिमेंट था। ये 6 के लिए हो गया, ये 8 के लिए हो गया चॉइसेस, ये 10 वाले के लिए चॉइसेस हो गई, ये 12 वाले के लिए चॉइसेस हो गई, है ना। तो चॉइसेस हैं यहाँ पे सिंपल, उनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, क्योंकि एक ही केस है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक यूज करके हमने आंसर निकाले। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाता है। आई होप सो कि तुम्हारे जो बिल्कुल बेसिक्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया यहाँ पे कवर अप, कॉम्बिनेशन हो गया कवर अप, और काफ़ी बेसिक लेवल पे कवर अप हो चुका है। फंक्शंस की डेफिनेशन, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है उसको बहुत अच्छे से यूज़ अगर तुम कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, है ना। सो आई होप सो तुम्हें पसंद आया होगा आज का लेक्चर। सो ऐसे ही वीडियोस हम करते रहेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, बेसिक है, तो इसको करना है अच्छे से, है ना। और डोंट वरी, सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है उसके भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा अभी, और अभी और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उनको भी लाना ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड और ब्रॉडर सोच पाए मैथमेटिक्स में।